नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक कर्ण आप सभी का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट टाइम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3, जो हम क्लास 7 की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं उसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। आप लोग जानते हैं कि हम क्लास 6 की एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम क्लास 7 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 पर आ चुके हैं और चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक, यानी रेशों से वस्त्र तक। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, अगर आप इसको देख रहे हो, इससे आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो कृपया उसके पहले आप क्लास 6 वाली वीडियो पर जाओ। क्लास 6 में चैप्टर नंबर 3 सेम चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक, उसको देखो। अगर उसके साथ आप इसको देखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये चैप्टर देखना क्यों है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, फाइबर टू फैब्रिक से, कि पूछा जाता है कि प्राकृतिक रेशे कौन है, उसके सिवा पूछा जाता है सिंथेटिक रेशे कौन है। तो अगर आपने क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 और क्लास 7 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 साथ में देख लिया तो आप पास्ट ईयर पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, सिविल सर्विसेज एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसका मतलब है कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग पहले देख रहे हैं, पहली बार ये देख रहे हैं, उनसे मैं बार बार कहूँगा कि आप पहले जाइए प्लेलिस्ट में, एनसीईआरटी साइंस नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उस पर आप जाइए और उस पर पहले आप क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 देखिए। तो वहाँ पर आपको फाइबर की बेसिक नॉलेज हो जाएगी कि फाइबर होते क्या हैं, नेचुरल फाइबर क्या है, सिंथेटिक फाइबर क्या है, साथ ही साथ नेचुरल फाइबर में प्लांट फाइबर क्या है, एनिमल फाइबर क्या है, ये सब। और ये उसके बाद देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। खैर चलिए शुरू करते हैं। तो ये हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 7 एनसीईआरटी। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, एक मिनट, तो हम ये कह रहे हैं, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो कह रहा है ऊन और रेशम, यानी ऊन मतलब वूल और रेशम मतलब सिल्क। तो ये कह रहा है कि ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि ऊन और रेशम के जो रेशे हैं जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और ऐसे कौन से रेशे हैं जो प्लांट से प्राप्त होते हैं, तो हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, इन सब के रेशे में प्लांट से प्राप्त होते हैं। अभी हमको ज़्यादातर जो गौर करना है वो जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे पर करना है इस चैप्टर में। तो सीधी सी बात है, ऊन हमें भेड़ से प्राप्त होती है, हमें ऊँट से प्राप्त होती है, तो हमें इस तरह से बकरी से भी प्राप्त होती है। साथ ही साथ अगर हम रेशम की बात करें तो रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर जिसे बोलते हैं, उसके अंतर्गत रेशम के कीट पालन किया जाता है, उससे ऊन प्राप्त होती है, रेशे प्राप्त होते हैं, उनसे निर्माण होता है। तो ये वही बात हो रही है कि ऊन और रेशम के रेशे, रेशे मतलब हो गया क्या, फाइबर। ये जो ऊन के और रेशम के जो रेशे हैं ये मुख्यतः जंतुओं से प्राप्त होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पर आ जाइए, कह रहा है कि जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जानतो रेशे कहते हैं। चूंकि जंतुओं से जो रेशे प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इसलिए जानतो रेशे कहते हैं। तीसरा पॉइंट, ऊन के रेशे या फाइबर भेड़ अथवा यॉक के बालों से प्राप्त होते हैं। यॉक आपको पता है बड़ा सा जानवर होता है, सींग निकली होती है। तो जो ऊन के रेशे होते हैं या फाइबर होते हैं ये हमें किससे प्राप्त होते हैं, वो फाइबर जिनसे ऊन बनती है वो हमें किससे प्राप्त होते हैं, भेड़ से प्राप्त होते हैं, साथ ही साथ यॉक से प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं, कोकून या कोश से प्राप्त होते हैं। मैं बता चुका हूँ कि रेशम के जो रेशे होते हैं वो रेशम कीटों से प्राप्त होते हैं। अभी हम समझेंगे कि कोकून क्या होता है, लार्वा क्या होता है, हम सब अच्छे से समझेंगे। तो इतनी बात आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे कि आखिर जानतो रेशे जो ऊन और रेशम है इनके बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे, एनिमल फाइबर, वूल एंड सिल्क। तो चलिए इनके बारे में और पढ़ते हैं। और जो जानतो रेशे हैं, जो एनिमल फाइबर्स हैं, उनमें भी हम पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे पहले ऊन के बारे में। ऊन मतलब वूल। अब पहला पॉइंट जो कह रहा है कि भेड़, बकरी, यॉक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। तो पहला पॉइंट किससे हो गया, ऐसा नहीं है कि ऊन सिर्फ भेड़ से प्राप्त की जाती है, ऊन बकरी से भी प्राप्त की जाती है, यॉक से भी प्राप्त की जाती है, यहाँ तक कि ऊँटों से भी प्राप्त की जाती है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके रहते हैं। ऊन, आपने कभी भेड़ देखा होगा तो भेड़ का शरीर क्या होता है, समय समय पर भेड़ के बालों को निकालना पड़ता है क्योंकि उसका शरीर बालों से ढका रहता है, ठीक है ना।
अब ये बाल क्यों होते हैं, पिछले हम क्लास 6 में एडाप्टेशन पढ़ चुके हैं। एडाप्टेशन में हम अनुकूलन, मतलब अनुकूलन एडाप्टेशन एक ही चीज़ है, उसमें हम समझ चुके हैं कि ये ऐसी व्यवस्था क्यों होती है। दरअसल इन जंतुओं के शरीर पर बाल क्या हैं, ये अपने आप को प्रकृति से अनुकूलन करते हैं। जैसे अगर कहीं पर ठंडक है तो वहाँ के जो जंतु होते हैं वो एडाप्टेशन कैसे करते हैं, उनके शरीर पर बाल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बाल उनका ठंडक से रक्षा करते हैं। तो ये बात हो गई। अब चलिए पॉइंट पर आते हैं। कह रहा है कि बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है, वायु उष्मा की कुचालक है, अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट का पहले मतलब समझिए। कह रहा है कि बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। मान लेते हैं एक भेड़ का सिप का एग्जाम्पल लेते हैं, और आपको पता है कि जो भेड़ के बाल होते हैं उसके बीच में क्या होता है, उसके बीच में वायु भर जाती है, पहली चीज़। अब आपको दूसरा पॉइंट पता होना चाहिए कि वायु जो है वो उष्मा की कुचालक है। यानी कुचालक का मतलब उष्मा वायु में बहुत अच्छी तरीके से स्थानांतरित नहीं हो पाती है। तो अगर वायु उष्मा की कुचालक है और इनके जो बाल हैं उसके बीच में वायु भरी है, अब होगा क्या, इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ये जो जंतु हैं इनके बाल के बीच में वायु भर जाती है, इसलिए उष्मा क्या होती है, आर पार नहीं जा पाती है। तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर ठंडक बहुत ज़्यादा होती है, इन जैसे भेड़ का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, भेड़ के बालों के बीच में वायु भर जाएगी और बाहर की जो उष्मा है या हीट है, जो ठंडक बहुत अगर है, तो वो उन बालों को क्रॉस नहीं कर पाती क्योंकि वायु है और वायु कुचालक है। तो इससे होता क्या है कि ये जानवर अपने आप को ऐसे क्षेत्रों में गर्म बनाए रखते हैं। आगे इसी में ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। ये जो ऊन है ये कैसे प्राप्त होती है, इनके बाल या रेश, इनके बालों से हमें ऊन प्राप्त होती है। और कह रहा है कि ये जो बाल हैं ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। ये लाइन, ये पूरा इस जो ये आपको 3 लाइन का ही जो एक दिख रहा है पॉइंट, ये लाइन इसके साथ सूट नहीं कर रही। इसका ये मतलब समझिए कि जो भी हम बालों से रेशे प्राप्त करते हैं उन्हीं से क्या की बनाई जाती है, ऊन बनाई जाती है। अब रेशे से एक, ये आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि रेशा होता क्या है। हम क्लास 6 में मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि फाइबर से क्या बनता है। अरे आप कह लो फाइबर से क्या बनेगा, फाइबर से बनता है थ्रेड या धागा, और धागे से फिर क्या बनता है, धागे से बनेगा वस्त्र। ठीक है ना, तो धागे से क्या बनेगा, धागे से बनेगा वस्त्र। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि फाइबर क्या होता है, मैं पीछे बता चुका हूँ कि आप एक धागा लीजिए, ठीक है, धागे को आप थोड़ा सा उसमें पानी लगाकर धागे को उंगली से ऐसे करिए तो आपको दिखेगा कि धागा जो है वो कई छोटे छोटे पतले महीन धागों में टूट गया है। तो वही जो छोटे छोटे पतले महीन धागे होते हैं उन्हीं को फाइबर कहते हैं, और वो जो पतले पतले छोटे महीन धागों को हम उमेट कर धागा बना देते हैं, और धागे से फिर क्या बनता है, वस्त्र बनता है। और वस्त्र से ही फिर क्या होता है, वस्त्र मतलब होता है एक ऐसा कपड़ा जिसका कोई मतलब आप कह सको किसी विशेष रूप में ना हो। जैसे वस्त्र और कपड़े में जो बेसिक अंतर समझने लायक ये है कि जो वस्त्र का मतलब होता है, जैसे आप कपड़े की दुकान पर जाते हो तो वहाँ पर आप देखते हो शर्ट पैंट का कपड़ा रखा रहता है, शर्ट पैंट का वो बोलना चाहिए वस्त्र रखा रहता है। और जब हम शर्ट पैंट को, कपड़े को सिला लेते हैं उसके पश्चात वो क्या बन जाता है, उसके पश्चात वो बन जाएगा क्या, कपड़ा। हालांकि ये बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है क्योंकि कपड़ा इसको भी बोलते हैं इसको भी बोलते हैं, लेकिन एक बेसिक अगर आप अंतर समझना चाहो तो यही है। तो फाइबर से क्या होता है, मेनली फाइबर का यूज़ इसीलिए किया जाता है क्योंकि फाइबर से हम क्या बनाते हैं, फाइबर से हम वस्त्र बनाते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट, हमारी ही तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के बाल होते हैं। हमारी त्वचा पर कौन से बाल होते हैं, एक तो हमारी दाढ़ी मूंछों वाले और एक हमारे ऐसे मुलायम बाल होते हैं हाथों पर। ठीक है, तो कह रहा है कि पहले बाल कौन से होते हैं, दाढ़ी के रूखे बाल, दूसरा त्वचा के निकट स्थित तंतुरूपी मुलायम बाल। तो क्या होगा, भेड़ की जो रोएदार त्वचा होती है इसमें 2 प्रकार के बाल होते हैं, एक दाढ़ी की तरह के बाल होते हैं और एक मुलायम बाल होते हैं। अब जो उपयोग होता है इन्हीं मुलायम बालों का प्रयोग होता है। उपयोगी कौन से बाल होते हैं, उपयोगी वही बाल भेड़ के होते हैं जो मुलायम होते हैं, जो तंतुरूपी होते हैं। आगे कह रहा है कि तंतुरूपी बाल ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। अब ये जो ऊन जिस रेशों से बनती है वो रेशे कहाँ से आते हैं, वो रेशे क्या होंगे, भेड़ के बाल ही होते हैं। तो याद रखिएगा इस बात। अब हम देखेंगे ऊन प्रदान करने वाले कुछ जंतुओं को।
यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि भेड़ों के हम कौन से बालों का इस्तेमाल करते हैं। भेड़ों के शरीर पर दो प्रकार के बाल होते हैं, जैसे मानव के होते हैं, एक दाढ़ी वाले मोटे बाल और एक क्या होता है, तंतुरूपी मुलायम बाल। तो जो रेसे ऊन बनाने वाले रेसे प्राप्त किए जाते हैं वो भेड़ों के मुलायम बालों से प्राप्त किए जाते हैं, दाढ़ी जैसे कठोर बालों से नहीं। अब हम देखेंगे कि ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन से होते हैं। अब अगर हम ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं की बात करें तो अब हम देखेंगे एनिमल दैट यील्ड वूल, मतलब ऐसे जंतु जो ऊन प्रदान करते हैं। पहला पॉइंट, यद्यपि भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है। सबको लगता है कि ऊन सिर्फ भेड़ों के बालों से बनाई जाती है, भेड़ों की ऊन से बनाई जाती है, ऐसा नहीं है। फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन होती है। फिर भी कह रहा है कि यद्यपि और भी प्रकार की ऊनें उपलब्ध होती हैं, और भी ऐसे पशु हैं जिनके रोए से क्या ऊन बनाई जाती है, लेकिन सामान्य रूप से जो आपको ऊन मिलती है वो भेड़ों के रेशों से ही बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। याक क्या होता है, आपने देखा होगा छोटे क्लास में कि याक की आपको फोटो दिखती है, उसके बड़े बड़े सींग होते थे और बड़ा सा जानवर होता था। ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, इसीलिए तिब्बत और लद्दाख में, लद्दाख भारत का भाग है और तिब्बत क्या है, चाइना ने ज़बरदस्ती 1950s में इस पर कब्जा कर लिया था। तो वहाँ पर भी ये याक मिलता है और याक की ऊन वहाँ पर जो ज़्यादातर जो गर्म वस्त्र बनाए जाते हैं उसमें ठीक ठाक मात्रा में याक की ऊन से बने वस्त्र भी होते हैं। नेक्स्ट, बकरी के बालों से, कह रहा है कि बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है, ये पहला पॉइंट। तो ये भी याद रखिएगा कि आपको शायद बहुत लोगों को पता ना हो, लेकिन बकरी से भी ऊन प्राप्त की जाती है। आगे की बात, अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। एक प्रकार की ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है किसी स्टेट पीसीएस में कि अंगोरा ऊन को किस से प्राप्त किया जाता है। तो याद रखिएगा, अंगोरा ऊन को बकरी से प्राप्त किया जाता है। और कौन सी बकरी से, अंगोरा नस्ल की बकरी से अंगोरा ऊन को प्राप्त किया जाता है। आगे, जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, और ये अंगोरा नस्ल की जो बकरी है ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, जम्मू और कश्मीर के। नेक्स्ट पॉइंट, कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं। आपको पता होगा कि कश्मीरी जो बकरियां होती हैं उसकी जो त्वचा होती है उसके क्या होते हैं, त्वचा के निकट मुलायम बाल और फर होते हैं। इनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती हैं जिन्हें पश्मीना शॉलें कहते हैं। ये क्वेश्चन आईएएस एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है पश्मीना शॉल के बारे में, तो याद रखिएगा, पीटी में पूछा जा चुका है, प्रीलिम्स में। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं, इनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती हैं। ये विश्व प्रसिद्ध शॉलें हैं जिन्हें पश्मीना शॉल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। जो ऊँट होते हैं इनके शरीर के भी बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है, कि इससे इतने जागरूक नहीं होते कि ऊँट के बालों का प्रयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्फेको से भी ऊन प्राप्त होती है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, लामा कहाँ पाया जाता है, एल्फेको कहाँ पाया जाता है, और यदि ऑप्शन में दक्षिण अमेरिका या साउथ अमेरिका हो तो वही सही है। तो इनसे भी क्या होती है, ऊन प्राप्त की जाती है। जरा इनको देख लेते हैं इन जानवरों को। ये देखिए, आपको दिख रहे हैं, ये लामा है जिसकी गर्दन लंबी है, जिराफ जैसा कुछ कुछ दिख रहा है, और ये क्या है, एल्फेका है। तो इनसे भी ऊन प्राप्त की जाती है। अब अगर हम आगे आ जाएं तो अब हमें देखना है क्या, अब हमें देखना है कि ये जो ऊन प्राप्त होती है, ऊन रेशों को ऊन में संसाधित करना, प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, फाइबर से ऊन को कैसे बनाया जाता है ये हमें देखना है। रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के प्रक्रम को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, एक भेड़ का एग्जाम्पल ले लेते हैं, शिप का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप देखते हैं भेड़ों के शरीर पर बहुत बड़े बड़े बाल हो जाते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में एक भेड़ पकड़ी गई थी और उसका मतलब उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी उस भेड़ की कि उसके शरीर पर इतने बाल थे कि वो चल नहीं पा रही थी। तो उसके ऊपर किसी भी मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर की नज़र नहीं पड़ी और उसके बालों की कटाई नहीं हो पाई थी। तो सबसे पहले क्या होता है कि ऊन की कटाई होती है, यानी भेड़ों को जिनके देखते हैं बहुत ज़्यादा उनको चलने में दौड़ने में समस्याएं हो रही हैं, उनको पकड़कर मशीन की सहायता से, जैसे अभी हम लोग सेविंग वो करते हैं
तो उसकी जैसी मशीन होती है, जैसे हम लोग दाढ़ी बनाते हैं कुछ करते हैं वैसी ही मशीन होती है, उसी से क्या करते हैं इसकी ऊन निकाली जाती है, ऊन की कटाई होती है, ठीक है ना। अब ऊन की कटाई के बाद अभिमार्जन, अभिमार्जन मतलब कि यहाँ से भेड़ से ऊन काटी और एक बड़ा सा टब टाइप में होता है पानी का, तो ये जो भेड़ों से काटा है इसको धुला जाता है। धुलने के बाद क्या होगा, धुलने के बाद उसकी छटाई होती है, छटाई मतलब कि अलग अलग करना उसके जिस प्रकार की ऊन होती है। फिर क्या होता है, इस छटाई के बाद से बर की छटाई होती है। बर मतलब क्या होता है कि जो भी ऊन प्राप्त हुई है उसमें ऊन के जो भी रेशे प्राप्त हुए हैं उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे रेशे होते हैं जो बाकी रेशों से कुछ अलग होते हैं, छोटे होते हैं, मुलायम होते हैं, तो ये बर, उन्हीं को बर बोलते हैं। तो बर की छटाई भी की जाती है। उसके पश्चात इन्हीं रेशों की रंगाई की जाती है और अंततः इनको धागे में परिवर्तित कर दिया जाता है। और रेशों को धागे में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रीलिंग कहलाती है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले भेड़ को पकड़कर ऊन काटेंगे, उसके बाद धुलेंगे, फिर छटाई करेंगे अलग अलग प्रकार के अलग अलग जगह पर। उसके पश्चात एक बर मतलब जो भी ऊन प्राप्त होती है, ऊन के रेशे प्राप्त किए जाते हैं, उसमें कुछ ऐसे रेशे होते हैं जो छोटे होते हैं और मुलायम होते हैं, उन्हें ही बर बोलते हैं। उनकी छटाई अलग की जाती है। ये बर होते हैं, अक्सर आपको अपने स्वेटर पर चमकीले जैसे पदार्थ दिखते हैं, वो मुलायम ही बर हैं। उसके पश्चात इन जो रेशे प्राप्त हुए इनकी रंगाई होती है। रंगाई के बाद इन्हें धागे में परिवर्तित किया जाता है और रेशों को धागे में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, रीलिंग कहलाती है। अब हमें देखना है भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें। याद रखिएगा, ये नस्लों वाले क्वेश्चन होते हैं, ये पीसीएस एग्जाम में, यूपी पीसीएस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। तो अगर हम पहला देखें तो कह रहा है कि लोही, ये नस्ल का नाम है, ये इसकी ऊन के बारे में बताया गया है और ये कौन से राज्यों में पाई जाती है वो बताया गया। तो अगर हम लोही भेड़ की बात करें तो इसकी ऊन बहुत अच्छी गुणवत्ता की मानी जाती है। और लोही भेड़ कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में और पंजाब में। नेक्स्ट पॉइंट, रामपुर बुशायर। रामपुर बुशायर ये क्या नस्ल का नाम है और ये ऊन कैसी होती है, भूरी होती है और ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। तीसरा, नाली या नली नस्ल की भेड़, इसकी ऊन का प्रयोग गलीचे बनाने में किया जाता है, इसकी ऊन को गलीचे की ऊन भी कहा जाता है और ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है। नेक्स्ट, भाखरवाल भेड़। भाखरवाल भेड़ किस लिए प्रयोग होती है, ऊनी सौलों के लिए, जो सौलें बनाई जाती हैं उनके लिए, और ये जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त मारवाड़ी भेड़, ये मोटी और रुक्ष ऊन होती है और ये मारवाड़ी ऊन कहाँ पाई जाती है, गुजरात में। उसके पश्चात पाटनवाड़ी नस्ल। पाटनवाड़ी जो नस्ल होती है हौजरी के लिए प्रयोग की जाती है और ये कहाँ पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, ये रटने वाली चीज़ है, आपको पता होना चाहिए ये सब, क्योंकि पीसीएस एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं कि ये जो भेड़ है ये कहाँ पाई जाती है। कभी कभी मैच द फॉलोइंग पूछ लेते हैं, आपको नस्ल दे देंगे और आपको ये तो नहीं पूछते हैं कि गुणवत्ता क्या किस लिए होती है, पूछते हैं आपको नस्ल का नाम दे देंगे 3-4 और पूछेंगे स्टेट किस स्टेट में पाई जाती है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है सिल्क के बारे में, या जिसे हम हिंदी में रेशम कहते हैं और इंग्लिश में सिल्क कहते हैं। सिल्क क्या होता है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है ये समझिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। यानी कीट, रेशम के कीड़े होते हैं और उन कीड़ों से क्या बनाया जाता है, उन कीड़ों से फाइबरों को बनाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, रेशम के कीट जो हैं वो रेशम के फाइबर को बनाते हैं, पहला पॉइंट हो गया, याद रखिएगा। अब अगर हम आगे बढ़ने का प्रयास करें, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है, रेशम कीट पालन कहलाता है या सेरीकल्चर कहलाता है। और ये सेरीकल्चर याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि व्हाट इज सेरीकल्चर, और ऑप्शन दिया होगा। याद रखिएगा कि सेरीकल्चर क्या है, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों को पालना ही रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। तो याद रखिएगा कि रेशम को पालना सेरीकल्चर कहलाता है। अब हमें ये देखना है कि रेशम कीट का जीवन चक्र या लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, और ये याद रखिएगा कि यहीं से पता चलेगा हमें कि कैसे ये सब होता है और कैसे रेशम के कीट से रेशम प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आसान शब्दों में आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, उसके बाद में समझाएंगे पॉइंट वाइज भी। देखिए, ये पूरा प्रोसेस अगर आपने समझ लिया तो आपको पता चल जाएगा
कि कैसे रेशम के कीट से रेशम प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो मादा रेशम होती है वो सहतूत के पेड़ पर, सहतूत का पेड़ पर रेशम रहता है, रेशम का कीट सहतूत के पेड़ की पत्तियों पर अंडे देती हैं और अंडे लगभग 200 या 300 की संख्या में होते हैं। अब ये अंडे जब दे देगी उसके पश्चात क्या होगा, इस अंडे से लार्वा निकलता है। चलिए नीचे भी थोड़ा थोड़ा देखते चलते हैं, अब ये तो ऊपर कर सकते हैं इतना। देखिए अंडे इन्होंने दे दिया है, अब क्या कह रहा है कि इन अंडों से लार्वा निकलता है, ठीक है ना। और लार्वा के पश्चात जब ये लार्वा मतलब आप ये कह सकते हो कि जैसे बच्चों की अवस्था नहीं होती कि पैदा होते हैं एकदम, तो वैसी अवस्था होती है। उसके पश्चात ये लार्वा जब और अपनी विकसित अवस्था में पहुंचता है तो उसे प्यूपा बोलते हैं। तो ये अगर आप मान लो प्यूपा की स्टेज, तो जब ये प्यूपा की स्टेज आ जाती है तो क्या होता है कि ये जो कीट आपको दिख रहा है रेशम का, ये जब चलता है एक विशेष प्रकार की आकृति बनाकर, 8 की आकृति बनाकर चलता है, उसमें क्या होता है कि ये एक प्रकार का लिक्विड जिसे प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन सिक्रेट करता है या प्रोटीन को निकालता है, और वो प्रोटीन चारों तरफ इस कीड़े के जम जाता है। जैसे मुझे तो नहीं दिख रहा है, शायद आपको दिख रहा हो ये कि ये प्रोटीन इसने निष्कासित किया, निकाला, और प्रोटीन इस कीड़े के चारों तरफ जमने लगता है, इसी को बोलते हैं कोकून। और यहाँ पर देखिए क्या होता है, कोकून चारों तरफ से हो गया और उसके बीच में कीट पड़ा है। अब ये जो चारों तरफ आपको कोकून दिख रहा है, ये क्या है, ये मूलतः सिल्क के रेशे हैं या फाइबर हैं। और इनको कैसे प्राप्त किया जाता है, 2 तरीके हैं प्राप्त करने का। पहला तरीका ये होता है कि जब ये कोकून काफ़ी बड़ा हो जाता है तो कीट इसको छोड़कर निकल जाता है, ठीक है। लेकिन समस्या क्या होती है कि कीट जब निकलता है तो इसको फाड़ कर निकलता है, तो ये बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं बचता है। तो निकाला कैसे जाता है, इस कोकून को प्राप्त करके इसको गर्म पानी में डाल दिया जाता है। गर्म पानी में डालने से होता क्या है कि ये जो अंदर का कीट होता है वो मर जाता है और आराम से हमें बढ़िया सा काफ़ी लंबा रेशे यानी बहुत लंबे लंबे फाइबर प्राप्त होते हैं। लेकिन जब ये कीट स्वयं निकल कर चला जाता है तो जो फाइबर मिलता है वो बीच से क्या ब्रेक हुआ मिलता है, टूटा हुआ मिलता है, तो उतना उपयोगी नहीं बचता है। अब जो हमने ऐसे समझा है उसे हम पॉइंट के माध्यम से समझ लेते हैं। पहला पॉइंट, मादा रेशम कीट अंडे देती है। तो पहला पॉइंट आपको क्या पता होना चाहिए कि जो मादा है ये क्या देगी, ये देगी अंडे। तो अंडे कौन देगा, जो मादा रेशम कीट अंडे देती है जिससे लार्वा निकलते हैं। तो सबसे पहले क्या निकलेगा, लार्वा निकलेगा। लार्वा को मतलब कहते नहीं कि अभी इतना विकसित नहीं हुआ वैसा रूप कीड़े का, जिसे हम कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट बोलते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो वह प्यूपा या कोशित कहलाता है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले अंडा, अंडे के बाद लार्वा और लार्वा के बाद प्यूपा। अब आगे आते हैं। प्यूपा अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है, यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। तो आपको पता है कि मैं बता चुका हूँ कि प्यूपा अपने चारों तरफ एक जाल बनाता है। आगे देखते हैं। अब अगर हम आगे देखें तो हम देखेंगे फिर यह अंग्रेजी संख्या के 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है, मतलब 8 मतलब ऐसे। तो यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन, ये याद रखिएगा, प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, सिक्रेट करता है, जो कठोर होकर या सूख कर रेशम का रेशा बन जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो भी कैटरपिलर है या ये प्यूपा है, ये क्या करता है, एक मिनट, ये क्या करता है कि ये प्यूपा जो है ये एक लिक्विड सिक्रेट करता है प्रोटीन से बना हुआ, और ये जो कठोर होकर ये जो प्रोटीन लिक्विड है ये सूख कर बन जाता है रेशम का रेशा। याद रखिएगा ये बात। फिर जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। ये पूरी बात बता चुका हूँ मैं। यह आवरण कोकून कहलाता है, वो बता दिया था मैंने, कोकून ढका हुआ। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर हो जाता है। तो याद रखिएगा, कोकून फिर दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये अंडे दिए थे, फिर लार्वा बना, ठीक है। लार्वा से ये बन गया क्या, प्यूपा। प्यूपा से फिर इसने चारों तरफ कोकून बना लिया, जाल बना लिया प्रोटीन वाला, और ये उसके अंदर की व्यवस्था दिखाई गई है। ये ऊपरी बाहरी व्यवस्था दिखाई गई, ये अंदर की व्यवस्था दिखाई गई कि अंदर इसके अंदर कीट कैसा होता है। तो अब हमें यहाँ से देखना, जल्दी
या आवरण कोकून कहलाता, हम देख चुके। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है, हम देख चुके। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। ये जो रेशे प्राप्त किए जाते हैं इनसे क्या बनाया जाता है, इनसे धागे बनाए जाते हैं और धागे से फिर वस्त्र बनाया जाता है, यही इस पॉइंट कह रहा है। नेक्स्ट, रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है, हम पीछे बात कर चुके। याद रखिएगा कि जो भी रेशम का धागा बनता है, रेशम कीट का जो कोकून प्राप्त होता है उस कोकून के फाइबर से ही धागा तैयार किया जाता है। अब अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर कुछ किस्में दी गई हैं, उनको देख लेते एक बार। कह रहा है कि टसर रेशम, ये कुछ किस्में याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रेशम कीट की कौन सी नस्लें और किससे किस प्रकार का रेशम प्राप्त होता है, ये तो नहीं पूछेंगे, लेकिन ये नस्ल याद रखना ज़रूरी है। टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोशा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकून से प्राप्त होते हैं। कई किस्म के रेशम कीट होते हैं और सभी जो रेशम बनाते हैं वो क्या अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, याद रखिएगा, टसर, मूंगा और कोशा रेशम। सबसे सामान्य रेशम कीट सहतूत रेशम कीट हैं। सहतूत रेशम कीट, सहतूत जो एक पेड़ होता है उसकी पत्तियों पर रहते हैं और उसकी पत्तियों को खाते हैं। अब एक बात याद रखिएगा, एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि रेशम की सबसे पहले जो खोज हुई थी वो हुई थी कहाँ पर, वो चाइना में हुई थी। तो याद रखिएगा, जो रेशम की खोज हुई थी चाइना में हुई थी। और हुआ क्या था, वहाँ के एक राजा थे, उन्होंने देखा कि उनका एक बहुत ही पसंदीदा पेड़ था सहतूत का। तो उन्होंने देखा कि सहतूत की जो पत्तियां हैं वो पता नहीं कौन से इसमें बीमारी हो गई, कट जा रही हैं, फट जा रही हैं, धीरे धीरे उनको लग रहा कोई काट रहा है। तो वो अपनी रानी से कहते हैं कि रानी मुझे ये बताओ किसी भी तरह खोज करके कि आखिर मेरे जो सबसे प्यारा मेरा पेड़ है उसको नुकसान कौन पहुंचा रहा है। तो फिर रानी जब नज़र रखती हैं तो वो देखती हैं कि कुछ कीड़े हैं जो उसको काट रहे हैं। तो जब उस पर धीरे धीरे नज़र रखी गई तो इसी तरह से चाइना में रेशम का आविष्कार हुआ। और चीन में जब रेशम का आविष्कार हुआ तो चीन ने पूरी दुनिया से उसे छिपाया, खुद वस्त्र बनाते थे और वस्त्र को पूरी दुनिया में निर्यात करते थे और उस वस्त्र को बनाकर पूरी दुनिया में निर्यात करते थे, लेकिन किसी को ये नहीं बताते थे कि वो जो वस्त्र है वो कैसे बना। लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे राज खुला और जब खुला तो पूरे जो दुनिया के जो व्यापारी थे वो चीन आते भी थे, चीन से जाते भी थे। तो धीरे धीरे दुनिया के अन्य देशों में भी रेशम का निर्माण शुरू हो गया, रेशम के वस्त्र बनने लगे। और एक चीज़ और, आप कभी कभी न्यूज़ में सुनते होंगे कि चाइना जो है वो क्या कर रहा है, वन बेल्ट OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, यानी ये चाइना का एक योजना है जिसके तहत चाइना क्या करता है, चाइना कह रहा है कि हम सिल्क रूट को फिर से जीवित करेंगे। तो ये सिल्क रूट कौन सा है, प्राचीन काल में जो चाइना का एक मार्ग होकर जाता था सिल्क रूट, जहाँ से वो सिल्क भेजता था दुनिया के देशों में, भारत के ऊपर से होकर जाता था, जिसमें यह कहा जाता था कि जो कुषाण वंश के शासक थे, खासकर कनिष्क के शासनकाल में भारत के शासकों का इस सिल्क रूट पर नियंत्रण था। तो इस सिल्क रूट के व्यापार में RS शर्मा सर ने एंशिएंट हिस्ट्री में लिखा है अपनी बुक में कि लगता है कि सिल्क रूट का जो व्यापार था इससे भारत को भी कुछ चुंगी टाइप में प्राप्त होती थी और भारत को भी लाभ होता था। तो इसी सिल्क रूट को पुनर्जीवित करने के लिए चीन की एक योजना है जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या वन बेल्ट वन रोड नाम से मोटे तौर पर जानते हैं। तो ये इसका इतिहास रहा। तो उम्मीद है आपको चैप्टर नंबर 3 पूरा समझ में आ गया होगा, हमने अच्छे से पढ़ लिया चैप्टर नंबर 3। आप जब भी से पढ़ें तो एक बार क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ें, उसके बाद 7th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ें, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए यहीं पर इस वीडियो का अंत करते हैं, फिर मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 के साथ। और अपनी सुरक्षा करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सबसे ज़रूरी है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, क्योंकि एजुकेशन तभी तक इम्पोर्टेंस है उसका जब आप फिज़िकली फिट रहते हो। तो आप कुछ ऐसा करिए जिससे आप फिट रहिए, चाहे आप रनिंग करिए या जिमिंग करिए, कुछ भी करिए, लेकिन करिए। खैर, मिलते हैं फिर से। नमस्कार, जय हिंद।